So hello my lovely dear students, welcome back to my channel पाई नॉलेज ट्री। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 का NCERT टेक्स्ट बुक को हम लोग रीड करते हैं, देन हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट एंड मेज़रमेंट। तो इस टॉपिक में हमें जो है इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए ये इंट्रोडक्शन है हमारा। इंट्रोडक्शन है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब जो पूरे विश्व में एक स्टैंडर्ड यूनिट को लिया गया है उसके बारे में जानना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, मेज़रमेंट के लिए हम एक सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं, नंबर्स होते हैं। डेसिमल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन पता करना है हम लोग को। 7 जो हमारा ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है फिज़िकल क्वांटिटीज़, और डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ होता है। फंडामेंटल और डेराइव्ड जो होता है, ये तो फंडामेंटल वाला 7 होता है, और डेराइव्ड जो होता है और है डायमेंशन फॉर्मूलेट एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। जो हमारा फॉर्मूला होता है फिज़िकल क्वांटिटी का, जैसे मान लीजिए कि मीटर जो है इसका हम लोग L लेते हैं, ये डायमेंशनली, और ये फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन अगर जैसे हम लोग लेते हैं वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हम L और T को दोनों को इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेराइव्ड क्वांटिटी। और यस मीटर पर सेकेंड को हम डायमेंशनली लिखेंगे, एनालाइज करेंगे एंड इट्स एप्लीकेशन। होमोजेनिटी प्रिंसिपल्स के बारे में हम इसमें जानेंगे। जैसे होमोजेनिटी प्रिंसिपल्स मतलब कि जैसे हम 2 kg और 2 kg को ऐड कर लेते हैं और 5 मीटर प्लस 3 kg को ऐड नहीं कर पाते हैं, ये ऐड कर सकते हैं, ये ऐड नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से होमोजेनिटी प्रिंसिपल्स होता है जिसमें कि जिस भी फिज़िकल क्वांटिटी के जो है वो जैसे डायमेंशन सेम होते हैं, ये पता करने के लिए कि उसका जो SI यूनिट है वो दोनों तरफ इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम समझेंगे। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि S इज इक्वल्स टू U प्लस 80 हाफ 80 स्क्वायर ले लिए। तो यहाँ पर जो है S जो है वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, तो ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। इसका जो है L हो जाएगा, ये डायमेंशनली L हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 पार्ट हैं, UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो UT एक हो जाएगा और दूसरा 80 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 1/2 80 स्क्वायर। तो UT के जगह पर हम लिखेंगे U जो है हमारा वेलोसिटी है, ये हमारा जो है इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मीटर पर सेकेंड, तो मीटर हो जाएगा। तो मीटर के जगह पर हम L लेंगे। यहाँ पर देखिए इसे हम इरेज करते हैं।
यहाँ पर जो है हम U के जगह पर L लिखेंगे और मीटर पर सेकेंड है तो T-1 और इंटू T करेंगे। तो यहाँ पर देखिए T-1 और +1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके जगह पर UT के जगह पर भी हमें L मिला। अब हम लोग जो है हाफ AT² को देखते हैं। तो यहाँ पर तो ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए A जो है ये एक्सेलरेशन है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर L T-2 हो जाएगा। तो इसका ये हो गया और T² हो जाएगा, T का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिए ये T-2 और T+2 कट जाएगा, तो यहाँ पर भी फाइनल हम लोग को L ही मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब इक्वल हुआ। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट जो था L था बराबर L मिला, बराबर L मिला, ये तीनों के लिए। तो LHS बराबर हो जाएगा RHS1 बराबर RHS2। तो RHS1 और RHS2 दोनों अगर इक्वल है तो उसे हम मानेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो ह्यूमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल यही बताता है कि दोनों जो साइड है वो डायमेंशनली हम इक्वल करके चेक करते हैं कि कौन सा जो है हमारा क्वांटिटी फिजिकल डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी सही है या गलत है। अगर दोनों तरफ सेम नहीं आया तो मान लीजिए कि वो गलत है। तो इस तरह से हम इसमें जानेंगे। तो आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें जो है डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशंस, इसमें डायमेंशनल फार्मूलेस के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस इट्स एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। और ये हमारा जो है ये टॉपिक का जो है वो हमारा सब टॉपिक्स है। इतने ही टॉपिक्स के हमारे अंदर जो है इसे कवर करना है। तो आइए हम लोग पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी involves comparisons with certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard call unit। जो हमारा फिज़िकल क्वांटिटी है उसे मतलब इंटरनेशनली जो है एक्सेप्ट किया गया है स्टैंडर्ड रेफरेंस के आधार पर। द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी एक्सप्रेस बाय नंबर और न्यूमेरिकल मेजर recommended by unit, although the number of physical quantity appear very large, need limited number of unit expressing all physical quantities since interrelated. The unit of fundamental of quantities called फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। जो हमारा फंडामेंटल यूनिट्स है वो हमारा बेस यूनिट्स माना जाएगा, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया गया है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं हमारे। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 7 कौन कौन से होते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं। फर्स्ट है आपका ये क्या बोलते हैं मीटर, सेकंड है आपका सेकंड, थर्ड है आपका मीटर सेकंड, और मास हो गया मास,
और फोर्थ है आपका केल्विन, फिफ्थ है आपका एम्पियर, सिक्स्थ है आपका मोल एंड सेवन है आपका कैंडेला CD। तो ये हमारा जो है ये हमारा मीटर हो गया लेंथ के लिए, और ये हो गया सेकंड, ये हो गया मास, और ये हो गया हमारा केल्विन, और ये हो गया एम्पियर, और ये है हमारा मोल ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि मान लीजिए जैसे हम लोग 1 दर्जन केला में बोलते हैं ना कि 12 मतलब है नंबर, 12 केले हैं, तो उसी तरह से एक मोल का भी वैल्यू दिया हुआ है कि 1 मोल में कितने आटम्स होंगे। तो उसको जो है इस तरह से यहाँ पर देखिए, जैसे तो 1 मोल में जो है 1 मोल में हमारा 6.0222 इंटू 10⁻²3 सॉरी 1 मोल 6 इंटू 1 mol is equals to 1 mol is equals to 6.022 into 10⁻23 एटम या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। एटम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अगर हम 1 मोल की बात करते हैं तो इतनी जो है वो आएगी। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस नंबर और न्यूमेरिकल मेजर मेंटेन्ड बाय unit almost number of physical quantity appear be very large need only limited number of units. Physical quantity appears to be very large need only limited number of unit. इस पूरे जो यूनिवर्स में है बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे तो हो जाते, लेकिन हमें बेस चाहिए थे, बेस यूनिट्स चाहिए थे। उसके आधार पे बहुत सारे डेराइव क्वांटिटी बने सिंस दे इनर रिलेटेड टू वन टू अनदर, जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड कनेक्टेड होकर के बेस जो है डेराइव्ड क्वांटिटीज़ बने। द यूनिट फॉर फंडामेंटल्स एंड और बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। जो हमारे जो बेस यूनिट्स थे, फंडामेंटल यूनिट्स थे, वो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड कैन एक्सप्रेस्ड एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़ आर डेराइव्ड यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स के बेस पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बेस पे नए फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस किया गया और उनके कॉम्बिनेशन जो थे बेस यूनिट के आधार पर हुए, तो वैसे यूनिट जो है हमारे डेराइव्ड कहेगा। जैसे कि मीटर पर सेकंड का एग्जांपल लिया तो उस तरह से मीटर पर सेकंड, जो मीटर जो है वो हमारा फंडामेंटल है और सेकंड भी हमारा फंडामेंटल है। तो इस तरह से जो है हमारा ये डेराइव्ड यूनिट बनता है। ए कंप्लीट सेट ऑफ द यूनिट बोथ द बेस यूनिट derived unit is known as the units system of units। तो जो हमारा डेराइव्ड यूनिट सिस्टम है और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, दोनों को मिक्स करके जो बना उसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट कहेंगे। तो आइए 1.2 को देखते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।
In earlier time of scientists in different countries were using different system of measurement. Three such a system, CGS, the FPS जो कि फुट पाउंड सेकेंड है ब्रिटिश का है, and the MK system where is used extensively till recently. The base unit of length, mass and time in this system were as follow. In CGS system they were centimeter, gram and second respectively. In SPF system they were foot, pound and second. जो हमारा SPS सिस्टम है उसमें फुट, पाउंड, सेकेंड है. इन MKS सिस्टम में हमारा जो है मीटर, किलोग्राम और किलोग्राम है. यहाँ पर देखिए जो हमारा है CGS है, CGS, MKS और FPS. यहाँ पर देखिए SS और S तीनों में कॉमन है. यहाँ जो है ग्राम हो गया G से, CGS में, MKS में किलोग्राम हो गया, ये ग्राम, किलोग्राम और पाउंड. तो मास को मेज़र करने के लिए ग्राम, किलोग्राम और पाउंड. अभी भी केक वगैरह जो है देखते होंगे कि पाउंड में मेज़र किया जाता है, पाउंड बोला जाता है. CGS में सेंटीमीटर, ये लेंथ के लिए है, मीटर और फुट. अभी भी हम लंबाई वगैरह को फुट में मेज़र करते हैं. तो ये जो FPS है ये ब्रिटिश का है और वहीं से कहीं ना कहीं ये संस्कृति में हमारे इंडिया में जो है आ गया है. और अब आइए हम लोग आगे देखते हैं. नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स which is present internationally except for measurement system. International D units, French for International System of Units, abbreviated as SI. The SI with a standard scheme of symbol, unit and abbreviations developed by the Bureau International Days Poets. It measures the International Bureau of Weight and Measurement, BIPM जो है यहाँ पर देखिए BIPM. इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स. इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ weight and measures, IBPM. Bureau of and measures. तो IBPM बोल सकते हैं. In 1971 were recently received the General Conference of Weight and Measures. जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है 1971 में. जो है 1971 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मेज़रमेंट इन नवंबर 2018 में
वहाँ देश विदेश के सभी जो हैं साइंटिस्ट इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को देते हैं, जिससे पूरा विश्व मानता है, स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि अगर हम इंडिया में 1 मीटर को मेज़र करते हैं और रशिया में 1 मीटर को मेज़र करते हैं तो वो दोनों सेम होगा। कुछ कुछ चीज़ें इसमें बदली भी हैं, जैसे मास बदला है, मास का जो है वो डेफिनेशन बदला है, केल्विन का है वो डेफिनेशन चेंज हुआ है, और हमारा सेकेंड का चेंज हुआ है, बहुत सारी चेंज हुई हैं, और एम्पियर चेंज हुआ है, और कुछ कुछ पुराने ही हैं। तो जो हमारा साइंस है वो समय के साथ चेंज होते रहता है, बदलता है। ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उसमें भी त्रुटियां होती है, उससे हम सीखते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं। साइंस एक्चुअली ऑब्ज़र्व का ही एक पार्ट है और हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही सीखते हैं। तो आई होप यहाँ तक ये जो NCERT का है एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। आइए हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, जिसमें जो है एम्पियर हो गया, मास हो गया, सेकेंड हो गया, केल्विन हो गया, मोल हो गया, कैंडेला हो गया। तो इन साइंटिस्ट टेक्निकल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्क because SI unit use decimal system. Conservation within system are quite simple and convenient. We shall follow the SI units in this book. SI जो है हमारा बोल रहा है कि SI यूनिट्स जो है वो सस्ता होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम स्केल की बात करें तो हम उसे प्लास्टिक में, अगर मेज़रमेंट है तो प्लास्टिक में भी बना दे रहे हैं, लकड़ी का भी बना ले रहे हैं। तो सबके लिए वो मेज़रमेंट का जो है वो चीज़ सबके पास आ सके, ताकि वो सब लोग उसका प्रयोग कर सकें। ऐसा हो जाता कि प्लैटिनम का ही सिर्फ जो है हमारा मेज़रमेंट, जैसे कि प्लैटिनम का ही मान लिया जाता कि सिर्फ प्लैटिनम का रहेगा और सिर्फ गोल्ड का रहेगा, तो बाकी आदमी तो जो मेज़रमेंट की चीज़ें हैं वो तो नहीं नाप सकता। इक्के दुक्के लोग जिनके पास ज़्यादा पैसे थे और मध्यम वर्ग के परिवार या फिर जो इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, तो वैसे लोग, यह सबको बराबर रूप से प्राप्त नहीं होता। तो यही है कि सबको मतलब मिले और सबके लिए सिंपल हो, अच्छा हो, सुलभ हो। In SI there 7 base units is given in table 1.1. Besides their 7 base units, there are 2 more units that are defined for a plane angle d theta. The ratio of angle and arc ds, radius r and b, solid angles d omega. The ratio intersected area, यहाँ पर देखिए इसके बारे में बता रहे हैं कि द मेन जो है हमारा 7 बेस यूनिट्स है, और इसमें प्लेन एंगल्स हो गया और हमारा 3D एंगल्स हो जाएगा। ये जो है प्लेन एंगल्स, ये हमारा देखिए प्लेन एंगल्स हो जाएगा, ये हमारा प्लेन एंगल हो गया, और ये ओमेगा जो है 3D एंगल का रेशियो बोल रहा है अप्रोक्स ओ। सरफेस डिस्क्राइब एपेक्स
ओ सेंटर स्क्वायर ऑफ रेडियस इन। तो यहाँ पर देखिए डी ए का मतलब यहाँ भी बड़ा ही दिलचस्प है। ये चीज़ जो है बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे देखिए हम लोग डिफाइन करते हैं, ये हमारा 3D एंगल है, ये हमारा डी ए है। तो ए इसलिए लिखा गया कि मान लीजिए कि एक हैटबॉक्स थ्योरम है, हैटबॉक्स थ्योरम, जिसे जो है वैज्ञानिकों ने इसे जो है साबित किया, हैटबॉक्स थ्योरम को। और हैटबॉक्स थ्योरम के तहत जो है इसे प्रूफ भी किया गया और बताया गया। मतलब जो है हमारा एक बेलन लिया गया और एक हमारा जो है सर्कल लिया गया। खोखला मतलब जो है लिया गया और उसे जो है कंपेयर करके तो यहाँ पर बनाया गया। तो ये आर्किमिडीज ने किया था। स्फेयर लिया गया एक, ये हमारा स्फेयर है, ये हमारा स्फेयर लिया गया और एक हमारा सिलेंडर लिया गया। और इसे जो है हमें यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि मतलब जो एक्सपेरिमेंट जो लिया गया कि दोनों का एक रस्सी लिया गया और रस्सी जो लिया गया उसमें जो है 2r का ही लिया गया। इसमें देखिए यहाँ पर ये इसका जो व्यास है d, इसको 2r लिया गया और इसका भी जो डायमीटर है इसको भी 2r लिया गया और इसका जो हाइट है इसको भी 2r ही लिया गया। और एक रस्सी लिया गया, रस्सी, ऐसा एक रस्सी लिया गया और पहले इसको कवर अप किया गया उसी रस्सी से और फिर इसको कवर अप किया गया। तो दोनों का जो है वो बराबर आया, क्या बराबर एरिया। तो स्फेयर का जो एरिया होता है 4πr² होता है। यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। यहाँ पे स्फेयर का जो एरिया होता है, सॉरी यहाँ पर देखिए छोटा छोटा बनाते हैं। स्फेयर का एरिया होता है 4πr² होता है और आर्किमिडीज हैटबॉक्स थ्योरम इसे बोलते हैं। और इसका भी जो होता है h, इसका 2r था और इसका जो ये जो है ये सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr और r। अगर दोनों को l भी मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2r से हो जाएगा 4πr²। तो दोनों का जो है एरिया इक्वल आया। तो इसी के आधार पर और इसे प्रूफ भी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक मज़ेदार चीज़, यहाँ पर देखिए जो है हमारा DA लिखा है, DA। तो DA का मतलब होता है, D का मतलब होता है स्मॉल चेंज, किसी भी चीज़ में टाइम के रिस्पेक्ट में स्मॉल चेंज। D ओमेगा, ओमेगा यहाँ पर एंगल को बता रहा है कि एंगल के रिस्पेक्ट में, झुकाव के रिस्पेक्ट में, 3D के झुकाव के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चुकी है जो एक्चुअली स्फेयर में इसलिए लिए क्योंकि खोखला है। हम इमेजिन कर सकते हैं बर्थडे का कैप, आइसक्रीम का ये जो खोखला जो होता है जिसे हम खाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अगर हम D लेते हैं तो यहाँ पर 4πr² लिया जाता है और D ओमेगा ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इसीलिए हम DA/D ओमेगा लिखते हैं। और A समझ में आया कि किसका एरिया ले रहे हैं। ये पूरे स्फेयर जो है टोटल स्फेयर का जो है वो वैल्यू ले रहे हैं। टोटल स्फेयर का एक चेंज ले रहे हैं, स्मॉल चेंज, इसीलिए जो है स्मॉल चेंज ले रहे हैं। तो हमारा जो है DA/D ओमेगा लिख रहे हैं। तो ये हमारा सॉलिड एंगल है। और यहाँ पर देखिए ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी होते जा रही है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए
तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर मेरे चैनल से आप जुड़िए, 11th क्लास की NCERT मेरे चैनल पे आपको कवर कराई जाएगी विद कॉन्सेप्ट, डेली लाइफ, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, आसान भाषा में, जिससे आप रटेंगे नहीं, विद कॉन्सेप्ट समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड।